हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कम्पटिशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूटेरिया करंट कंसेप्ट 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आज हम पढ़ेंगे 1 से 15 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स करंट कंसेप्ट। स्वीडन नाटो में शामिल हो गया। ऐतिहासिक रूप से तटस्थ देश और पश्चिमी सैन्य गठबंधन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। स्टॉकहोम की अनुसमर्थन प्रक्रिया आखिरकार वाशिंगटन में पूर्ण हुई। तुर्की और हंगरी स्वीडन की सदस्यता की पुष्टि करने वाले अंतिम देश थे जिन्होंने लगभग 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा किए। फिनलैंड पिछले वर्ष नाटो का 31वां सदस्य बना। नाटो का 31वां सदस्य कौन है? फिनलैंड। स्वीडन की नाटो सदस्यों के निहितार्थ। स्वीडन को सुरक्षा गारंटी। लगभग 200 वर्षों तक गुटनिरपेक्ष रहने के बाद स्वीडन को भी अब अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। रूस की चिंताएं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस का पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने से बाल्टिक सागर से घिरे सारे देश अब नाटो का हिस्सा बन गए हैं, जो रूस के सुरक्षा दृष्टिकोण से चिंताजनक है। पूर्ण बाल्टिक सागर सुरक्षा रिंग। स्वीडन के नाटो में शामिल होने के साथ गठबंधन क्षेत्र का एक रणनीतिक घेरा बाल्टिक सागर को घेर लेता है। यह भौगोलिक समेकन नाटो की स्थिति को मजबूत करता है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO। नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। नाटो का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, जबकि नाटो का सैन्य मुख्यालय मॉन्स, बेल्जियम में है। नाटो संधि का अनुच्छेद 5 एक प्रमुख प्रावधान है जो बताता है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। फ्रांस में गर्भपात का अधिकार। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका महत्व। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने का फ्रांस का ऐतिहासिक निर्णय महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के लिए वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पृष्ठभूमि में एक अभूतपूर्व संशोधन महिलाओं की स्वायत्तता और स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों को बनाए रखने के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पृष्ठभूमि। गर्भपात फ्रांस में 1975 से वैध है, अब महिलाओं के लिए एक गारंटी स्वतंत्रता बन गया है। जनवरी 2024 में फ्रांस की संसद ने गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक वैधता प्रदान करने के लिए एक संशोधन पारित किया था। भारत में गर्भपात की स्थिति। असुरक्षित गर्भपात की घटनाओं में भारत दूसरे स्थान पर है और यह अनुमान लगाया गया था कि प्रत्येक दिन असुरक्षित गर्भपात से संबंधित जटिलताओं से 8 महिलाओं की मृत्यु होती है। 2007 से 11 के बीच भारत में 67% महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात कहा जाता था। भारतीय गर्भपात नियमों के अनुसार गर्भधारण के समय से 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। हालांकि वर्ष 2021 में संशोधन के माध्यम से कुछ स्थितियों में सीमा की 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया। फ्रांस में पारित संशोधन सुनिश्चित करता है कि किसी महिला का निर्णय प्रतिष्ठात्मकताओं का नैतिक निर्णयों से प्रभावित नहीं होगा। भारत AI मिशन।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत एआई मिशन को मंजूरी दी है। 10,371.92 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ यह मिशन भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडिया एआई मिशन एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य एआई नवाचार को उत्प्रेरित करना, कंप्यूटिंग पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, स्टार्टअप पूंजी प्रदान करना, नैतिक एआई सुनिश्चित करना और भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। 28 मई 2020 को भारत एआई को एक ज्ञान पोर्टल, अनुसंधान संगठन और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की एक संयुक्त पहल है। मिशन को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (IBD) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। भारत की एआई गणना क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निर्मित 10,000 या अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों का एआई गणना बुनियादी ढांचा शामिल होगा। एआई इनोवेटर्स को एक सेवा और पूर्व प्रशिक्षित मॉडल के रूप में एआई की पेशकश करने के लिए एक एआई मार्केटप्लेस डिज़ाइन किया जाएगा। महत्व: यह मिशन भारत की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा और घरेलू क्षमताओं का निर्माण करेगा। यह एआई नवाचार के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। यह पहल प्रभावशाली एआई समाधानों को अपनाने, विकसित करने, स्केलिंग, प्रमोट करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिनमें बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आर्थिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने की क्षमता है। सुदूर जनजातीय गांवों में इंटरनेट (VSAT) जनजातीय मामलों का मंत्रालय झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लगभग 80 आदिवासी गांवों में इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए पायलट आधार पर VSAT स्टेशन तैनात करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। इसका मुख्य बिंदु: ISRO के साथ सहयोग से सरकार 80 गांवों के लिए VSAT वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल स्टेशन स्थापित करेगी, जो भौगोलिक रूप से दूरस्थ एवं जटिल क्षेत्र है। इस पायलट परियोजना की निगरानी की जाएगी तथा इसे अन्य राज्यों के अन्य समान आदिवासी गांवों तक बढ़ाया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस में मदद करना है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने के साथ जनजातीय स्वास्थ्य मुद्दों पर उन्नत शोध करने और जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एम्स दिल्ली के साथ साझेदारी कर रहा है। आदिवासी छात्रों को अर्धचालक पर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने की योजना है। VSAT वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल VSAT एक छोटे आकार का अर्थ स्टेशन है जिसका उपयोग उपग्रह संचार नेटवर्क पर डेटा, आवाज़ और वीडियो सिग्नल के प्रसारण रिसेप्शन में किया जाता है। VSAT में 2 भाग हैं, एक ट्रांसीवर जो उपग्रह की दृष्टि की सीधा रेखा से बाहर रखा जाता है और एक उपकरण जिसे PC जैसे अंतिम उपयोगकर्ता के संचार उपकरण के साथ ट्रांसीवर को इंटरफेस करने के लिए घर के अंदर रखा जाता है। VSAT विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों जैसे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जहां सीधे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की जा सकती है के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन। प्रधानमंत्री ने भारत की पहली अंडर वाटर परिवहन सुरंग के उद्घाटन के क्रम में कोलकाता मेट्रो में एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान खंड का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु। यह अंडर वाटर मेट्रो लाइन कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का एक हिस्सा है। सुरंग नदी तल से 13 मीटर नीचे और जमीन स्तर से 37 मीटर नीचे स्थित है। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड 4.8 किलोमीटर लंबा है और भारत की पहली पानी के नीचे परिवहन सुरंग के माध्यम से हुगली के नीचे जाता है। परियोजना की लागत 4,956 करोड़ रुपए है। देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हावड़ा मैदान जमीनी स्तर से 32 मीटर नीचे स्थित है। यह मेट्रो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करेगी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो 260 किलोमीटर लंबी है। इसकी शुरुआत मुर्शिदाबाद जिले के नूरपुर से होती है, जहां इसका उद्गम गंगा से होता है। यह नदी पश्चिम बंगाल के राज्य से होकर दक्षिण की ओर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कोलकाता बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक हुगली नदी पर स्थित है और व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। वार्षिक गंगा सागर मेला एक तीर्थ यात्रा और त्यौहार हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर सागर द्वीप पर होता है। इसका महत्व। बेहतर कनेक्टिविटी। यह कोलकाता को उसके जुड़ाव शहर हावड़ा से जोड़ता है। उन्नत प्रौद्योगिकी। नवीन इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते हुए भारतीय बुनियादी ढांचे में एक तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। पर्यटन आकर्षण। अंडर वाटर के मार्ग की विशिष्टता पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी अपील को बढ़ाती है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। हाल ही में जैविक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, जिसमें 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमण किया गया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल है जिसने 10,000 भारतीय व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। डीबीटी द्वारा वर्ष 2020 में महत्वाकांक्षी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसका नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें 20 संस्थानों का सहयोग भी शामिल है। जीनोम एक आनुवंशिक सामग्री है जो सभी जीवित जीवों के विकास और कामकाज के लिए निर्देश प्रदान करता है, जो रासायनिक आधारों के अनुक्रम के साथ डीएनए से बना होता है, जो किसी जीव की विशेषताओं को निर्धारित करता है। मानव जीनोम। प्रत्येक मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्र में रहने वाली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का संपूर्ण संग्रह है। डीएनए में 4 आधारों एडेनिन, ए, साइटोसिन, सी, गुआनिन, जी, थाइमिन, टी द्वारा निर्मित एक डबल स्ट्रैंडेड अणु होता है। जीनोम अनुक्रमण किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। मानव के आनुवंशिक फिंगरप्रिंट को डिकोड करने के लिए आधार जोड़े के क्रम को समझने की प्रक्रिया को जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। इसका महत्व। दुर्लभ विकार का मूल्यांकन। जीनोम अनुक्रमण का उपयोग दुर्लभ विकारों के लिए पूर्व शर्तों यहाँ तक कि आनुवंशिकी के दृष्टिकोण से कैंसर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आनुवंशिक जटिलता को समझना। यह भारत की विविध आबादी की अद्वितीय आनुवंशिक संरचना पर प्रकाश डालता है, जिससे भविष्य में आनुवंशिक अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल योजना में मदद मिलती है। टीका का विकास। केवल जीनोम अनुक्रमण ही विभिन्न उत्परिवर्तनों की पहचान कर सकता है जो आगे चलकर टीका विकास और परीक्षण में मदद करेगा।
वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI 2023 से 24। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिमेजिनिंग कॉर्पोरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में एक पायदान ऊपर चढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार जहां भारत 2021 में 135वें स्थान पर था, वहीं 2022 में यह 134वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में भारत को कुल 0.644 अंक दिए गए हैं। मुख्य बिंदु: जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 2021 में 67.2 वर्ष से थोड़ा सुधरकर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 11.9 वर्ष से 12.6 वर्ष की कुल वृद्धि 5.88% हुई है, जिससे EYS पहलू पर प्रयास से 18 स्थानों का सुधार हुआ है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय IGNI 6,542 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गई है। भारत के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन: भारत का दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका 78वें स्थान पर है, जबकि चीन 75वें स्थान पर है। दोनों को उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। भारत, भूटान और बांग्लादेश सभी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। नेपाल 146, पाकिस्तान 164 को भारत से नीचे है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है। रिपोर्ट अमीर और गरीब देशों के बीच असमानताओं को कम करने की विपरीत प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है। परस्पर जुड़े हुए वैश्विक समाजों के बावजूद जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण, गरीबी और असमानता पर सामूहिक कार्रवाई की कमी है, जिससे मानव विकास का अंतर बढ़ता जा रहा है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक: यह सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया था। यह अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित की गई थी। यह 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास की औसत उपलब्धि को मापता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सतत विकास लक्ष्य 3, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष सतत विकास लक्ष्य 4.3, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष सतत विकास लक्ष्य 4.4, सकल राष्ट्रीय आय सतत विकास लक्ष्य 8.5। याओंडे घोषणा: कैमरून की राजधानी याओंडे में आयोजित एक ऐतिहासिक सभा में अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्रियों, वैश्विक मलेरिया भागीदारों, फंडिंग एजेंसियों, वैज्ञानिकों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रमुख मलेरिया हितधारकों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। मुख्य बिंदु: 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की है। घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले 11 देश हैं: बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। वैश्विक मलेरिया का लगभग 70% इन देशों में पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर 2022 में मलेरिया के मामलों की संख्या पूर्व कोविड-19 युग की तुलना में काफ़ी बढ़ गई। इस अवधि के दौरान अफ्रीकी क्षेत्र के मामलों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई, जो 218 मिलियन से बढ़कर 233 मिलियन हो गई। अफ्रीका का संबंध सभी वैश्विक मलेरिया मामलों के 94% और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों के 95% मामलों से है। इन देशों के मंत्रियों ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो वैश्विक प्रतिबद्धताओं और क्षेत्रीय राजनीतियों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री पर आधारित है, जिसे अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा आवंटित करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इसमें बदलती परिस्थिति और वेक्टर व्यवहार पर क्षमता से नज़र डालना, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना, संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और प्रवासन सहित मानवीय संकट को पर्याप्त रूप से संभालना शामिल होगा। मंत्रियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का वादा किया।
चुनौती उन्मूलन की इस दिशा में सालाना अतिरिक्त $5.2 बिलियन और स्वास्थ्य क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने के लिए अलावा $11 बिलियन की आवश्यकता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। इसका मुख्य बिंदु भारत वायु गुणवत्ता के मामले में तीसरे स्थान पर है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5 की औसत वार्षिक सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। 96% भारतीय आबादी में PM 2.5 का स्तर WHO के वार्षिक PM 2.5 मार्गदर्शक सिद्धांत से 7 गुना अधिक है। दुनिया के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 शहर भारत के हैं। बेगूसराय 2023 का सबसे प्रदूषित शहर था। उसके बाद गुवाहाटी, फिर दिल्ली का स्थान था। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में उभरी है। दुनिया भर के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और बुर्किना फासो शामिल है। सात देश जो WHO की वार्षिक PM 2.5 गाइडलाइन वार्षिक औसत 5 मिलीमीटर स्क्वायर या उससे कम को पूरा करते हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड शामिल है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसके कारण दुनिया भर में हर 9 में से 1 की मौत होती है। PM 2.5 प्रदूषण के संपर्क में आने से अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव को संबोधित करने के लिए समन्वित प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण का सिपड़ी रिपोर्ट। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2014 से 18 की अवधि की तुलना में आयात में 4.7% वृद्धि के साथ 2019 से 23 की अवधि के लिए भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक है। वहीं 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच यूरोपीय देशों द्वारा हथियारों के आयात में 94% की बढ़ोतरी हुई है, जो यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि में आता है। मुख्य बिंदु रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहा। इसके हथियारों के आयात में 36% हिस्सेदारी है। 2019 से 23 में 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में से सिर्फ 3 देश भारत, सऊदी अरब और कतर शीर्ष हैं। 2022-23 में 30 से अधिक राज्यों से प्रमुख हथियारों के हस्तांतरण प्राप्त करने के बाद यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। 2019-23 में 5वें सबसे बड़े हथियार आयातक पाकिस्तान का आयात 43% बढ़ गया। चीन ने अपने हथियारों की 82% आपूर्ति आयात के माध्यम से किया। दुनिया के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता अमेरिका के हथियारों के निर्यात में 2014 से 18, 19 से 23 के बीच 17% की वृद्धि हुई, जबकि रूस द्वारा निर्यात में 53% की गिरावट आई। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। सिपड़ी की स्थापना 1996 में स्टॉकहोम, स्वीडन में की गई। संस्थान शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के अन्य अनुसंधान संस्थानों, सरकारों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग करता है। इथेनॉल सौर ईंधन। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया। वर्तमान में ग्राहक 5 राज्यों UTS, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु में
चुनिंदा 183 खुदरा दुकानों पर इथेनॉल 100 का लाभ उठा सकते हैं। इसका मुख्य बिंदु इथेनॉल 100 एक क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन है जिसमें 100% इथेनॉल होता है। यह मक्का, गन्ना या अन्य पौधों की सामग्री जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन है। इथेनॉल 100 गैसोलीन के लिए एक स्वच्छ हरित विकल्प के रूप में है जो ग्रीनहाउस गैसों और प्रदूषकों के कम उत्सर्जन का दावा करता है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से निपटने और वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करता है। इथेनॉल 100 की बहुमुखी प्रतिभा चमकती है क्योंकि इसका उपयोग वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है जिसमें गैसोलीन, इथेनॉल या दोनों के किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किए गए फ्लेक्स फ्यूल वाहन शामिल है जो इसकी व्यावहारिकता और बनने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इथेनॉल 100 को लॉन्च करना अन्नदाता को ऊर्जादाता में बदलने के विजन से प्रेरित है। यह आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह उच्च क्षमता वाले वाहनों का वैकल्पिक ईंधन की ओर परिवर्तन या डिकार्बोनाइजेशन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अपनी उच्च ऑक्टेन रेटिंग के साथ इथेनॉल 100 उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों के लिए आदर्श साबित होता है जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए बेहद क्षमता, दक्षता और बिजली उत्पादन सुनिश्चित करता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति। भारतीय प्रधानमंत्री ने 4 मार्च 2024 को तमिलनाडु के कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की ओर लोडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत देखी। यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश का प्रतीक है। भारत का त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पृष्ठभूमि। भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के रोड मैप की कल्पना डॉक्टर होमी भाभा द्वारा 1950 के दशक में किया गया था। वर्ष 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 1969 में पहला दबाव मुक्त भारी जल रिएक्टर PHWR 40 MW तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण फर्स्ट के संचालन का प्रतीक था। चरण फर्स्ट। भारत ने पहले चरण में प्राथमिक विखंडनीय सामग्री के रूप में दाबित भारी जल रिएक्टर और प्राकृतिक यूरेनियम 238 का उपयोग किया गया। चरण सेकेंड। द्वितीय चरण में परमाणु ऊर्जा विकास के लिए फास्टर ब्रीडर रिएक्टर FBR का उपयोग किया जाता है। FBR पहले चरण से खर्च किए गए ईंधन और प्राकृतिक यूरेनियम से प्राप्त प्लूटोनियम 239 से बने मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करते हैं। चरण थर्ड। ऊर्जा और U-233 का उत्पादन करने के लिए रिएक्टरों में थोरियम 232 के साथ Pu-239 के संयोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर PFBR एक ऐसी परमाणु रिएक्टर मशीन है जो खपत से अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन करता है। इसके कोर लोडिंग कार्यक्रम को मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर माना जा रहा है क्योंकि PFBR का परिचालन भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण सेकेंड की शुरुआत को चिन्हित करेगा। भारत के परमाणु कार्यक्रम के चरण सेकेंड का महत्व। चरण सेकेंड, जिसमें प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शामिल है, भारत के बड़े थोरियम भंडार का लाभ उठाते हुए थोरियम के उपयोग की दिशा में परिवर्तन बनने के लिए महत्वपूर्ण। चरण सेकेंड भारत को परमाणु ऊर्जा में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है जो देश के परमाणु कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य है।
PFBR की 500 MW क्षमता भविष्य की FBR परियोजनाओं के लिए मंच तैयार करती है, जो भारत के ऊर्जा विविधीकरण लक्ष्यों और डिकार्बोनाइजेशन पहल के अनुरूप है। चरण सेकेंड के समक्ष चुनौतियां। तकनीकी जटिलता। PFBR रिएक्टरों का निर्माण तथा संचालन अत्यंत जटिल है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। फुकुशिमा, चेरनोबिल जैसी परमाणु दुर्घटनाएं भारत के परमाणु कार्यक्रम के सक्षम चिंताएं हैं। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन। थोरियम ईंधन चक्र सीजियम 137 और रेडियम 224 जैसे रेडियोधर्मी आइसोटोप्स का उत्पादन करता है। इन्हें संग्रहित और अलग करना चुनौतीपूर्ण है। 2023-24 अल नीनो घटना। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि 2023 से 24 का अल नीनो अब तक की सबसे 5 एस्ट्रागेस्ट में से एक है। कमजोर प्रवृत्ति के बावजूद आने वाले महीनों में वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना जारी रखेगा। 2023-24 अल नीनो घटना। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि 2023 से 24 का अल नीनो अब तक की सबसे 5 एस्ट्रागेस्ट में से एक है। कमजोर प्रवृत्ति के बावजूद आने वाले महीनों में वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना जारी रखेगा। मुख्य बिंदु। विश्व मौसम संगठन ने स्वीकार किया कि मई के दौरान अल नीनो के बने रहने की लगभग 60% संभावना है और अप्रैल से जून के दौरान 80% न्यूट्रल रहने की संभावना है। जून से अगस्त तक ला नीनो की स्थिति भारत में बने रहने की संभावना है, अर्थात इस साल मानसून की बारिश 2023 की तुलना में बेहतर होगी। मौजूदा अल नीनो स्थितियों ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तापमान और चरम घटनाओं को बढ़ावा दिया। 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म रहा। अल नीनो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का समय समय पर गर्म होना है। यह औसतन हर 2 से 7 साल में होता है और आमतौर पर एक बार में 9 से 12 महीने तक रहता है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में अधिक वर्षा और दक्षिणी पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में शुष्क और गर्म स्थितियों जुड़ा है। अल नीनो मुख्य रूप से एक मौसम जलवायु घटना है जिसकी मौसमी जलवायु पर औसत प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चरम मौसम और जलवायु घटनाओं की संभावना अधिक हो सकती है। अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ होती है। दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन को कहते हैं। अल नीनो का प्रभाव। सागर पर प्रभाव। अल नीनो समूह के तापमान, समुद्र की धाराओं की गति एवं शक्ति तटीय मत्स्य पालन और ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी अमेरिका तथा उससे आगे तक के स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है। वर्षा में वृद्धि। इसकी वजह से दक्षिणी अमेरिका में वर्षा में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ एवं अपवर्तन की घटनाओं में वृद्धि होती है। सूखा एवं बाढ़। सूखे के कारण जंगलों में आग की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। ला नीनो घटना उष्णकटिबंधीय प्रशांत, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य से ठंडे जल के कारण होती है। भारत में प्रभाव। प्रबल अल नीनो घटनाएं कमजोर मानसून की स्थिति को दर्शाती है। इसकी वजह से भारत तथा दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ली नीना वर्ष के दौरान दक्षिणी पूर्व एशिया में ग्रीष्म मानसून से संबंधित वर्षा सामान्य से अधिक होती है। सामान्यतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है।
हरित नौकरियों में लैंगिक समानता। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निम्न कार्बन विकास में परिवर्तन 2047 तक भारत में लगभग 35 मिलियन हरित नौकरियां पैदा करने का अवसर प्रस्तुत करता है। हालांकि इस उभरते क्षेत्र में लैंगिक असमानताएं बनी हुई है। पारंपरिक रूप से हरित नौकरियों से जुड़े विभिन्न उद्योगों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है। ग्रीन जॉब। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यह एक सभ्य नौकरी है जो पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देती है। वे विनिर्माण और निर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में या हरित ऊर्जा से जुड़े नए क्षेत्रों में हो सकते हैं। हरित नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी। 2015 से 2021 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 250% की उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद सोलर रूफटॉप सेक्टर में महिला कार्यबल केवल 11% था। भारत में STEM स्नातकों में 42.7% महिलाएं होने के बावजूद वे इंजीनियरिंग, विनिर्माण और निर्माण कार्यक्रमों में केवल 30.8% है। विनिर्माण, निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में परंपरागत रूप से महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व देखा गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII की 2019 की रिपोर्ट से पता चलता है कि बुनियादी ढांचे परिवर्तन, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में 85% कार्यबल पुरुष हैं। हरित रोजगार क्षेत्र में लैंगिक असमानता के कारण लिंग रूढ़िवादिता एवं पुरुषवादी धारणा है कि महिलाएं कुछ तकनीकी महिलाओं के लिए अनुपयुक्त है। कम प्रतिनिधित्व। जलवायु संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं को अक्सर कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं का योगदान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA नियम 2024 को अधिसूचित किया है कि ये नियम 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को सक्षम बनाते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019 का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की विशिष्ट श्रेणियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई अप्रवासियों के लिए अवैध अप्रवासी की परिभाषा में संशोधन करती है, जो बिना दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं। इस अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले और अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना करने वाले प्रवासियों को नए कानून द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्राकृतिकरण की शर्त के रूप में पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत के निवास की आवश्यकता होती है। CAA निर्दिष्ट धर्मों और देशों से संबंधित आवेदकों के लिए इस आवश्यकता को घटाकर 6 वर्ष कर देता है। CAA नियमों के तहत इन देशों के अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए केवल अपने मूल देश, अपने धर्म, भारत के प्रवेश की तारीख और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। अपवाद। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान 2 श्रेणियों पर लागू नहीं होंगे। इनर लाइन परमिट द्वारा संरक्षित क्षेत्र, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। नए संशोधन। नागरिकता के आवेदन पहले जिला कलेक्टर को किए जाते थे, जो राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। नए नियम एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति DLC का प्रावधान करते हैं, जिसे केंद्र द्वारा स्थापित किया जाना है। आवेदन DLC को किए जाएंगे और अंतिम निर्णय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा। चुनाव प्रचार खर्च की सीमा। विगत दशकों में अत्यधिक सरकारी विज्ञापनों और उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा बढ़ाए गए खर्च के कारण राजनीतिक अभियान महंगे तमाशे में बदल गए हैं, जिसके कारण सार्वजनिक धन के उपयोग पर विवाद पैदा हो गया है। भारत में चुनाव व्यय
एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के लिए अपनी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान लगभग 50,000 करोड़ खर्च किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस राशि का 35% व्यय प्रचार अभियानों तथा 25% अवैध रूप से मतदाताओं के बीच वितरित किया गया, जिसमें से अधिकांश फंडिंग कॉर्पोरेट घरानों और कारोबारियों द्वारा किया जाता है, जिससे दानदाताओं और निर्वाचन प्रतिनिधियों के बीच अपवित्र गठजोड़ बनता है। वोट के बदले नगद वितरण के साथ साथ अधिकांश दान की अपारदर्शी प्रकृति भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को कमजोर करती है। बड़े राज्यों में प्रति लोकसभा क्षेत्र उम्मीदवार व्यय सीमा 95 लाख तथा छोटे राज्यों में 75 लाख है। एक समान अवसर की ओर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 द्वारा विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 ने चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण की वकालत की, अर्थात सरकार ही राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए धन का योगदान देगी। हालांकि वर्तमान संदर्भ में इस उपाय को लागू करने की व्यवहार्यता और तंत्र संदिग्ध है। चुनाव व्यय से संबंधित चिंताएं। अपारदर्शी फंडिंग स्रोतों में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार और राजनीतिक निर्णय लेने पर निहित स्वार्थों का अनुचित प्रभाव बढ़ सकता है। अपर्याप्त नियामक ढांचा। भारत में चुनावी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला मौजूदा नियामक ढांचा अनेक अवसरों पर कमजोर और अप्रभावी प्रतीत होती है, जिससे शोषण होता है। असमान अवसर, संसाधनों और फंडिंग तक असमान पहुंच तक असंतुलित चुनावी परिदृश्य बनाती है। छोटी पार्टियां अच्छी तरह से वित्त पोषित सत्ताधारी तथा स्थापित राजनीतिक संस्थानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करती है। समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा IPEF। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। IPEF यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए भारत लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। इसके 14 क्षेत्रीय साझेदार हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और USA। IPEF के 4 मुख्य स्तंभ हैं: निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार स्तंभ फर्स्ट, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन स्तंभ सेकेंड, स्वच्छ ऊर्जा और डिकार्बोनाइजेशन स्तंभ थर्ड, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता स्तंभ 4। IPEF वैश्विक GDP का 40% तथा वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार का 28% प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत IPEF के स्तंभ 2 से 4 में शामिल हो गया है, जबकि स्तंभ फर्स्ट में उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। महत्व: चीन प्रभाव को संतुलित करना। IPEF भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यापार। IPEF की प्रस्तावित निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक पारदर्शी, पूर्वानुमानित व्यापार और निवेश वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण है। यह भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी मदद करेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का नेतृत्व। IPEF में शामिल होने का भारत का निर्णय RCEP से हटने के बाद हिंद प्रशांत उद्देश्यों और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के प्रति उसके समर्पण का एक मजबूत संकेत है। आर्थिक विकास सहयोग को बढ़ावा देकर तथा व्यापार और निवेश को सक्षम बनाकर इस ढांचे का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। हाल ही में नागपुर ने भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान शुरू की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2050 तक इमारतों से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। मुख्य बिंदु ZCBAP का प्राथमिक लक्ष्य इमारतों के जीवन चक्र के दौरान उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ावा है। इसके लिए अंतर्निहित परिचालनात्मक और जीवन अंतकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, साथ ही उनमें रहने वालों के लिए दृश्य और तापीय आराम सुनिश्चित करना है। ZCBAP रोड मैप में विभिन्न प्रकार की इमारतों को शामिल किया गया है, जिनमें सार्वजनिक भवन, किफ़ायती आवास, वाणिज्यिक भवन और निजी घर शामिल है। इस योजना का उद्देश्य 2070 तक भारत में शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान देना है। नागपुर उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है जहां जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलेरेटर प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। लचित बोरफुकन। हाल ही में भारत के पीएम ने पूर्वी असम के जोरहाट जिले में अहोम जनरल लचित बोरफुकन को समाधि स्थल पर उनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे, जिन्हें राजा राम सिंह फर्स्ट के नेतृत्व वाली मुगल सेना के खिलाफ 1671 के सरायघाट के युद्ध में उनकी जीत के लिए जाना जाता है। बोरफुकन गुरिल्ला तकनीक को प्राथमिकता देते थे। अहोम साम्राज्य। अहोम शासकों ने 13वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 19वीं शताब्दी के आरंभ तक लगभग 600 वर्षों तक वर्तमान असम के बड़े हिस्से पर शासन किया। अहोमों ने 1615 से 1682 तक मुगलों के साथ कई संघर्ष किए, जो जहांगीर के शासनकाल से शुरू होकर औरंगजेब के शासनकाल तक चले। यह एक समृद्ध बहुजातीय साम्राज्य था जो ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपर और निचले इलाकों में फैला हुआ था। एक राष्ट्र एक चुनाव। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्य सिफारिश। पैनल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने चाहिए। त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा केवल पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्व कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में बनी रहेगी, बशर्ते कि इसे समय से पहले भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172, जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है, में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदान पहचान पत्र तैयार कर सकता है। इसके लिए मतदाताओं से संबंधित अनुच्छेद 325 में संशोधन करना होगा। सुझाव के समर्थन में तर्क। प्रत्येक वर्ष अनेक चुनाव कराने की वर्तमान प्रणाली से सरकार, व्यवसाय और समग्र साम्राज्य पर भारी बोझ पड़ता है। सिफारिशें संविधान की इस भावना के अनुरूप है। संरचना। गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के विपक्ष पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी, पूर्व सतर्कता आयोग के कमिश्नर, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। भारत EFTA व्यापार समझौता। हाल ही में भारत यूरोपियन फ्री ट्रेड
एसोसिएशन ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA पर हस्ताक्षर किए। नोट: EFTA आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। मुख्य बिंदु: इस समझौते में 14 अध्याय शामिल है, जिसमें मुख्य फोकस वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उद्भव के नियमों, व्यापार सुगमीकरण, व्यापार उपचारों, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार से संबंधित तकनीकी बाधाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों पर है। EFTA अपने 92.2% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है। EFTA के बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100% कृषि उत्पादक और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादक पर टैरिफ रियायत शामिल है। भारत अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जिसमें 95.3% EFTA निर्यात शामिल है, जिसमें 80% से अधिक आयात सोना है। डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादन जैसे क्षेत्रों को बहिष्करण सूची में रखा गया है। महत्व: TEPA भारत में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाओं सहित भारत के युवा महत्वाकांक्षी कार्यबल के लिए बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन में तेजी लाएगा। TEPA घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। व्यापार प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देता है। FTA के इतिहास में पहली बार $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार की बाध्यकारी प्रतिबद्धता की गई है। TEPA यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय कंपनियां यूरोपीय संघ तक अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड को आधार के रूप में देख सकती है। PM स्वराज पोर्टल: हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने समाज के वंचित वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की। मुख्य बिंदु: यह पोर्टल एक वन स्टॉप पॉइंट के रूप में कार्य करेगा, जहां समाज के वंचित वर्गों के लोग आवेदन कर सकेंगे तथा उनके लिए पहले से उपलब्ध सभी ऋण और क्रेडिट योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर सकेंगे। बैंकों, NBFC, MFI और अन्य संगठनों के माध्यम से देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान दी जाएगी। नोएडा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 24, 2027 से 28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ भारत में मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु: IBCA की परिकल्पना 96 बिग कैट रेंज देशों, बिग कैट संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर रेंज देशों, संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों, संगठनों, व्यापारिक समूहों और कॉरपोरेट्स के एक बहुउद्देशीय बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई है। IBCA का उद्देश्य संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में आपसी लाभ के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग करना है। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियां अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। इसमें सदस्यों की एक सभा, अस्थायी समिति और एक सचिवालय होगा, जिसका मुख्यालय भारत में होगा। इसके समझौते का प्रारूप मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तर्ज पर तैयार किया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। महत्व: यह गठबंधन प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों
को कम करता है। बिग कैट और उनके आवासों की सुरक्षा करके IBCA प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन, जल और खाद्य सुरक्षा और इन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर निर्भर हजारों समुदायों की भलाई में योगदान देता है। IBCA आपसी लाभ के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और दीर्घकालिक संरक्षण एजेंडा को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म हाल ही में राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक डिजिटल पहल नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। नीति फॉर स्टेट्स एक क्रॉस सेक्टरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्य विशेषताएं: इस प्लेटफॉर्म में 7,500 सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों, 5,000 नीति दस्तावेजों, 900 से अधिक डेटासेट, 1,400 डेटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशनों और बहुक्षेत्रीय लाइव संग्रह शामिल है। यह प्लेटफॉर्म एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है। इसे मोबाइल फ़ोन सहित कई उपकरणों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। महत्व: यह प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों को मजबूत प्रासंगिक और कार्रवाई योग्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि से लैस करके शासन के डिजिटल परिवर्तन की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उनके निर्णय लेने की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। यह जिला कलेक्टरों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करने उनका समर्थन भी करेगा। यह मंच सहकारी संघवाद को मजबूत करने और डेटा संचालित शासन को सशक्त बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई है। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है जिसे देश में औषधियों के मानक तय करने के लिए गठित किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया को 5 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम द्वारा मानक के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में संचार मंत्री द्वारा साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार साधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए संचार साथी के तहत चक्षु पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नए प्लेटफॉर्म चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP संचार साथी पोर्टल के साथ एकीकृत होंगे। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण किया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच 1.2 किलोमीटर हुगली नदी से गुजरेगी। प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। वर्ष 2023 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 80 का 3 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है।
हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में अदिति योजना की शुरुआत की गई। 2023 से 24 से 2025 से 26 के लिए 750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू की गई यह योजना IDX ढांचे के तहत संचालित होगी। अदिति योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पर काम किए जाएंगे। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, युवा नवाचार को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों की ज़रूरत को पूरा करना है। भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। चर्चा में क्यों? 3 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत WWF EIACP-PCRP ने ओखला पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया था। नोट: 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का थीम कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन विल्डलाइफ कन्वर्सन। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो L&T ने गुजरात के हजीरा में AM नाइक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा हज यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारियां और सेवाएं प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप BISAGN द्वारा विकसित है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ओशन ग्रेस नामक भारत का पहला मेड इन ASTDS टैग का उद्घाटन किया गया है। MOPSW के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित ओशन ग्रेस भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक मील का पत्थर है। बिहार की राजधानी पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री ने किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भंडारण विकास का नियामक प्राधिकरण द्वारा ई-किसान उपज निधि को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्स गोदाम में अपनी फसल रखकर लोन ले सकेंगे। आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। इस योजना का लक्ष्य 2050 तक भवन निर्माण क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग से परामर्श कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का उपयोग करने की न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष की गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम रियावन लहसुन को तीखे स्वाद और उच्च तेल सामग्री के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। इसे सिल्वर गार्लिक नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में केरल मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया है। इसे मैकर लैब्स एडुटेक की मदद से बनाया गया है। भारत में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,372 करोड़ रुपए
के बजटीय आवंटन के साथ 5 वर्ष के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी गई है। इंडिया एआई मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एआई स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों को नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए 10 वर्ष की अवधि तक उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना 2024-29 को मंजूरी दी है। उन्नति 2024 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 9 मार्च से 23 मार्च के मध्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की जा रही है। 15 दिवसीय पहल पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन के सम्मान में 125 फुट के कांस्य स्मारक स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन किया गया है। इन्हें 1671 के सरायघाट के युद्ध के लिए जाना जाता है। इसे मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार द्वारा निर्मित किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इस सुरंग का निर्माण प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बीआरओ द्वारा किया गया है। इसका शुरुआत अप्रैल 2019। इसमें 2 सुरंगें शामिल हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 1595 मीटर और 1103 मीटर है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। हाल ही में मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है। समुद्री सहयोग तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के मध्य जारी 4 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 9 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ है। हाल ही में DRDO द्वारा भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार के साथ ही अन्य हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की रफ्तार 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 5 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल 1500 kg तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। बीजेपी-जेजेपी गठबंधन टूटने के पश्चात बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। केंद्र सरकार द्वारा 12 मार्च 2024 को आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपा गया
है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया है, जबकि 12 राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि JKNF पर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप शामिल है। हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यालय अवधि अधिनियम 2023 के तहत एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति में शामिल सदस्य प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। 16 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा की गई, जिसके अनुरूप 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के दौरान 7 चरणों में आयोजित किया, जबकि मतगणना 4 जून 2024 को होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में कुल 96.8 करोड़ मतदाता है, जिसमें 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिला मतदाता है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। वह तमिलनाडु से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। भारत की मशहूर पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया गया है। इनका संबंध भारत के जम्मू कश्मीर से है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावा जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2021 में ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को लॉन्च किया गया था। पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक के 12वें संस्करण का आयोजन 12 से 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। PM सूरज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल। यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्ग को ऋण सहायता प्रदान करता है। हाल ही में भारत के 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत की गई है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की। यह योजना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका कुल व्यय 500 करोड़ रुपये होगा।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंटेड आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में खुरपका मुंहपका रोग फुट एंड माउथ रोग ने 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस बीमारी है जो मवेशी, सूअर, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यार्ड्स अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि की गई है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल कर फ्रांस ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन करते हुए महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों तथा विनियमों का विश्लेषण करता है। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देशों ने परफेक्ट 100 स्कोर किया है। इस रिपोर्ट में निम्न मध्यम आय समूह देश के रूप में भारत का स्कोर 74.4 है। विश्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसका स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC, USA, अमेरिका। बाल यौन शोषण मामले में विवादास्पद क्षमादान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तमस सुलियोक को हंगरी का नया राष्ट्रपति नामित किया गया है। 7 मार्च 2024 की रात वाशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीडन नाटो के 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हो गया है। नाटो के 32वां सदस्य बनते ही स्वीडन की 200 वर्ष पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति भी समाप्त हो गई है। उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन नाटो, इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। 31वां सदस्य फिनलैंड। खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम में भारत के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देते हुए द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनरिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस पुनः दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। सेना में सैनिकों की कम होती जनसंख्या को देखते हुए म्यांमार की सेना ने सभी युवकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 2 साल तक सेवा देनी होगी। चीन, ईरान और रूस की नौसेना बलों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी के पास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन 11 से 15 मार्च 2024 नैरोबी, केन्या में आयोजित हुआ है। अमेरिका स्थित कंपनी कॉग्निस द्वारा दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेविन को पेश किया गया है। हाल ही में समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा
शब्द ब्लू लाइन का संबंध लेबनान तथा इजराइल के मध्य सीमांकन से है। वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजराइल की वापसी के बाद क्षेत्र में संघर्ष को रोकने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना की गई है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2023 नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: शीर्ष हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस। शीर्ष हथियार आयातक देश भारत, सऊदी अरब और कतर। 2014 से 18 और 19 से 23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत अपने कुल हथियार आयात का 36% रूस से आयात करता है। यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023 से 24 जारी किया गया है। HDR रिपोर्ट 2023-24 का शीर्षक: ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रिमेनिंग कॉपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिणी सूडान और सोमालिया सबसे पीछे है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 194 देशों की सूची में 134वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 0.644। इस सूचकांक में सोमालिया 193 देशों की सूची में सबसे नीचे है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को हाल ही में फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जो थारीसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृति उभाड़ है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमेटी 2024 के 10वें संस्करण के लिए सेशेल्स के लिए रवाना हुई। शोधकर्ता ने थाईलैंड के कैंग क्रचन नेशनल पार्क में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है। बिहार राज्य विशेष। बेगूसराय निवासी लेखिका मेनका मल्लिक को हाल ही में वर्ष 2023 की साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए दिया गया है। हाल ही में बिहार के नालंदा निवासी पद्म श्री कपिलदेव प्रसाद का निधन हो गया। श्री प्रसाद को 52 बूटी कला के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1992 बैच के IAS अधिकारी श्री परमार रवि मनु भाई को हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को हाल ही में विद्युत विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में एक राष्ट्रीय पत्रिका की टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 समारोह में स्टेट कैटेगरी में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ी और सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। 1989 बैच के IAS अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 1990 बैच के IAS अधिकारी चैतन्य प्रसाद को नया विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है।
यह केंद्र डॉल्फिन के व्यवहार को समझने और अनुसंधान करने के लिए एक मंच प्रदान करने के साथ गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के महत्वपूर्ण योगदान देगा। पटना निवासी डॉक्टर सान्या शर्मा को लंदन में ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में परोपकार और सामाजिक प्रभाव के लिए सी इंस्पायर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शर्मा को यह अवार्ड इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन IIW ऑर्गेनाइजेशन UK द्वारा दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के 14 जिलों को शामिल किया गया है। बिहार के छात्र धनंजय कुमार द्वारा हाल ही में JNU छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी है, जिसका निर्माण मौजूदा जयप्रकाश नारायण गंगा सेतु के समानांतर किया जाएगा। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी। योजना विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार के अभिनव पहलों पर विशेष नज़र। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य सरकार द्वारा बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए विभिन्न चरणों में 94,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 1 से 12 तक की छात्रों को पोशाक के लिए 600 से 1500 रुपये का प्रावधान। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों को साइकिल के लिए 3000 रुपये की राशि का प्रावधान। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिलाओं को स्व उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान। इसमें 5 लाख रुपये अनुदान तथा 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण होता है। जीविका महिलाओं के 10 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना BPL अथवा 60,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवार की कन्या के विवाह पर 5,000 रुपये की सहायता का प्रावधान। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना महिला अभ्यर्थियों के UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 1 लाख तथा BPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान। आरक्षण के द्वारा महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं तथा वर्ष 2007 से नगर निकायों में 50% आरक्षण। 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस तथा 2016 से अन्य सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण। मेडिकल इंजीनियरिंग एवं खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 33% आरक्षण।